अच्छा लगता है ना जब हमारी रसोई में ऐसे फल और सब्जियां होती हैं जिन्हें खाकर न केवल हमारी भूख शांत होती है बल्कि उनके और भी अन्य उपयोग होते हैं। अब आप अमरूद को ही देख लीजिए। अमरूद का न केवल फल बल्कि इसके पेड़ की छाल और इसके पत्तियों का भी बहुत उपयोग किया जाता है और इनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। अमरूद की पत्तियों को पीसकर जब आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपके चेहरे पर निखार आता है और इसके साथ ही आपके कील मुहासे भी दूर होते हैं। इतना ही नहीं, अमरूद के सेवन से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। अमरूद कैंसर जैसी घातक बीमारी में बहुत लाभदायक है। चलिए बागबान की रसोई के आज के इस एपिसोड में अब बात करते हैं सर्दियों में फलों का राजा कहे जाने वाले अमरूद की बागवानी के बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। हरिशंकर जी, बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। हमें ये बताइए कि जब आप बागवानी शुरू करते हैं, जैसे अगर पौधा रोपना होता है तो आप खेत कैसे तैयार करते हैं? मैडम पहले तो नाप चोप करके गड्ढा करना होता है, खेत को तैयार करना होता है। फिर गड्ढों में अमरूद के पौधे बड़े किस्म की वैरायटी के लगाने होते हैं। फिर उसमें 2 से 3 साल तक तो वैसे ही खेती हो जाती है, गेहूँ, चना, सरसों जो भी। फिर उसके बाद में बगीचा तैयार हो जाता है। 3 साल के बाद में फिर ये प्रोडक्शन देना चालू हो जाता है। उसके बाद में कोई फसल नहीं होती, ओनली अमरूद की खेती चलती है। फिर साल में एक बार खेती होती है, आती है फसल और इसको हम बढ़िया दामों में बेचते हैं और इसका हमारे को बढ़िया मुनाफा है। तो इसमें सिंचाई कब कब की जाती है? पौधा बड़ा करना होता है जब तो हम इसको 12 महीना सिंचाई करते हैं जी। फिर 3 साल के बाद में इसका पानी शॉर्ट करते हैं। अच्छा, कम कम सिंचाई करते? नहीं, बहुत कम, बिल्कुल पानी बंद कर देते हैं। अच्छा, तो इसमें पतझड़ आ जाएगा। पतझड़ आने के बाद में फिर इसमें एक साथ पत्ती निकलेगी, फिर एक साथ फुटान निकलेगी, फुटान में फल निकलेगा। हरिशंकर जी, ये बताएं कि अगर हमारे किसान अमरूद की बागवानी करना चाहें तो उन्हें कितनी जगह से शुरुआत करनी होगी? 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, 3 एकड़ हो, जितना लगा उसमें में वो बगीचा लगा सकता है जी। अब जैसे आपने 1 एकड़ की बात की तो 1 एकड़ में लगभग कितने ऐसे पौधे लग जाएंगे? 1 एकड़ में लग जाएंगे लगभग 100 पौधे के आसपास। अब जैसे मान लीजिए हमारे किसान ने इसके बीज या जो इसकी पौध है वो खरीद ली। अब इसको खरीदने के बाद जब वो रोपाई करते हैं और जब तक इसका फल आता है तब तक उसकी लागत क्या रहती है? शुरू में तो मैडम इसको जब अपन लगवाएंगे, बगीचे को पौधे खरीद के लाएंगे और वहाँ खेत में लगाएंगे, उस टाइम पे लगभग 1 एकड़ में 10,000 के आसपास इसमें खर्चा आ जाता है। अगर हम पौधे की एक पेड़ की बात करें तो एक पेड़ से हमें लगभग कितने अमरूद प्राप्त होंगे? इस साल तो मैडम 5 से 10 किलो आएंगे, फिर दूसरे साल में 20 किलो आ जाएंगे, फिर तीसरे साल में 40 किलो, 50 किलो ऐसे आ जाएंगे। फिर ऐसे करके 3 क्विंटल तक ये पर पौधा फल दे देता है। हरिशंकर जी, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, अमरूद के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये थे हमारे साथ हरिशंकर कुमावत जी, जो यहाँ पर अमरूद की बागवानी कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इन्होंने जो भी जानकारी दी है उसके बाद आप अमरूद की बागवानी के लिए जरूर प्रेरित होंगे। आइए बागबान की रसोई के अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और हासिल कृषि वैज्ञानिक से। प्रोफेसर साहब, बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि जब हम अमरूद की बागवानी करते हैं तो उसका पहला चरण क्या होगा? इसके लिए हमको जगह का, स्थान का चुनाव करना पड़ेगा और वहाँ का मिट्टी की जांच करानी पड़ेगी, पानी की जांच करानी पड़ेगी। ये सब चीज़ें उपयुक्त होगी तो हम फिर आएंगे पौधे का किस्म के ऊपर। तो वो किस्म कौन सी किस एरिया के लिए अच्छी रहेगी? अगर बूंदी ज़िले की बात करें तो L49 है, इलाहाबादी सफ़ेदा है, ललित है, श्वेता है। एक नई जो वैरायटी आई है बर्फ़ खान, जो इलाहाबादी सफ़ेदा और L49 इनसे सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो ज़्यादा यहाँ के किसान उसको प्रेफर करते हैं। प्रोफेसर साहब, देखा जाता है कि जब हमारे किसान बागवानी करते हैं या खेती भी करते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न ये रहता है कि हमारी फसल में या हमारे बाग में कहीं कोई समस्या ना आ जाए, कहीं कोई कीड़ा ना लग जाए। तो क्या हमारे अमरूद की बागवानी में ऐसा होता है? ज़्यादातर हम जो फल लेते हैं, हमारे इसमें अमरूद के अंदर 3 बहार होती है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार।
और ज़्यादा जो हमको अच्छी क्वालिटी के फल मिलते हैं वो मृग बहार में मिलते हैं। मृग बहार का मतलब जुलाई अगस्त में फ्रूटिंग आएगी और अक्टूबर से दिसंबर तक हमको फ्रूट्स मिलेंगे। पर इस दौरान इसमें एक कीट आ जाता फल मक्खी, और उस फल मक्खी को इनिशियल शुरुआती अवस्था में जब फल छोटे होते हैं तब वो फल मक्खी आके और उसमें अपने अंडे दे देता है, और अंडे दे के उससे धीरे 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 उसकी लट अवस्था निकलती है और वो फल जो है पकने से पहले ही प्री मैच्योर अवस्था में ही खराब हो जाता है। और उसके लिए हम किसानों को एडवाइस करते हैं कि हम रासायनिक के साथ साथ आईपीएम की दूसरी टेक्नोलॉजी है, जैसे फल मक्खी ट्रैप है। ये फल मक्खी ट्रैप है, हम उनको कहते हैं कि ये बगीचे में आप लगाएं। 10-15 पौधों के बीच में अगर एक ये टेप लगा दिया जाएगा, पौधों पे लटका देंगे, तो इससे उस जो इसमें एक अंदर क्या होता है, ये लेयर होता है, ये सेप्टा होता है, इसको इस तरह से लगा के, और ये इस तरह की पैकिंग में मिलता है, और इसको लगा के और पौधों के बीच में लगा देंगे। जैसे ही हमारी फ्लावरिंग चालू हो गई उसी समय इसको लटका देंगे, तो फल मक्खी जो आपके ये सक्रिय रहती है मार्च से लेके नवंबर तक, और इसी दौरान हमारी मृग बहार जो अच्छी क्वालिटी के फल आते हैं वो इसी दौरान आते हैं। तो उस दौरान फल मक्खी को कंट्रोल करने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि एक बार फल मक्खी ने एग लेइंग कर दी, उसके बाद वो फल तो खराब। ये ट्रैप क्या काम करता है, जो मेल होते हैं फल मक्खी के नर होते हैं उनको अटैक करता है, तो वो इसके अंदर आके, ये नीचे इसमें छेद होता है, वो इसमें आके इसमें फंस जाते हैं, और फंस के वो इसके अंदर ही मदोस होके इसी के अंदर खत्म हो जाते हैं। बाहर में जो मादा है उनको नर नहीं मिलेंगे और मादा अंडे नहीं दे पाएगी, तो हमारा फ्रूट सुरक्षित रहेगा। मक्खी बहुत ज्यादा आ गई है और इस ट्रैप की वजह से कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो हमको फिर प्रोटेक्टिव इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, ताकि वो मक्खी उस एरिया से रेपेलेंट हो जाए। नीम आधारित कीटनाशक है, नीम बेस्ड कीटनाशक है, उनका हम अगर छिड़काव कर देंगे तो उस नीम की कड़वाहट की वजह से, एजाडिक्टिन होता है, उसकी कड़वाहट की वजह से वो मक्खी उस एरिया में नहीं आएगी जहां पे उसका स्प्रे किया हुआ है। तो हम ट्रैप लगा दिया, प्रोटेक्टिव नीम आधारित, हम जैविक पे जा रहे हैं तो नीम आधारित कीटनाशक का स्प्रे कर दिया, तो फिर मक्खी हमारे उस एरिया से माइग्रेट हो जाएगी, वहां रहेगी नहीं, और हमारा फल काणा होने से बच जाएगा। और इसकी कीमत की अगर बात करें तो ये कोई महंगी चीज नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये 150 रुपए तक का आता है, और इसका जो ल्योर आता है वो 40-50 रुपए का आता है। हमारे जो किसान अब अमरूद की बागवानी करना चाहते हैं तो उनके बारे में बताइए कि उन्हें कौन कौन सी सरकारी सहायता इसके लिए मिल सकती है। अमरूद के या कोई भी बगीचा है उसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन बना हुआ है। उस बागवानी मिशन का जो हर जिले के अंदर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस होता है, वहां पे जाके आप आपका रजिस्ट्रेशन करा दें ई मित्र के द्वारा कि मेरे को इतने एरिया में बगीचा लगाना है। लगभग 50% अनुदान है बगीचों पे। तो इसी वजह से हमारे राजस्थान में या बूंदी में, सवाई माधोपुर में, इन जिलों में आसपास के फलदार बगीचों के एरिया बड़े हैं। तो मैं यही कहूँगा, सामंजस्य रख के वो बगीचा भी लगाए, वो फसलें भी ले, वो पशुपालन भी करे, समन्वित कृषि प्रणालियों को अपनाए। तो समन्वित प्रणालियों को अपनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको अच्छी आय प्राप्त होगी। और हमारे प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो। तो दुगनी कैसे होगी, ये सारी चीजों को आप समाहित करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों की आय दुगनी होगी। प्रोफेसर साहब, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया और अमरूद की बागवानी के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे पूरा भरोसा है कि बागबान की रसोई का ये सफर आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आइए अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब जानकारी लेते हैं कि किस तरह से अमरूद से व्यंजन बनाए जाते हैं। बागबान की रसोई में अब हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां पर हम अमरूद से व्यंजन बनाना सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज हम अमरूद से क्या बनाने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। लक्ष्मी जी, अब ये बताइए कि हम अमरूद से जूस कैसे बनाएंगे। 4 अमरूद लेंगे अपन। जी, तो हम इसके अंदर कच्चे अमरूद का इस्तेमाल करेंगे या पके हुए? ज्यादा पका भी नहीं हो, ज्यादा कच्चे भी नहीं हो। तो फिर शुरू करें। जी हाँ। अभी अमरूद को मिक्सी की जार में काटेंगे। ये बीज निकालेंगे इसके। अपन नींबू लेंगे, नींबू को इस तरह से काटेंगे। ये नींबू के बीज बाहर करना है। बीज बाहर करके नींबू का रस इसमें डाल दूं। अब हम क्या डालेंगे? शक्कर डालेंगे। काला नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। पुदीने के 5-6 पत्ते डालेंगे। चम्मच से हिला के रख देंगे जितनी देर तक ये पानी हो शक्कर का। अब आधे घंटे के लिए अपन इधर मिक्सी के ऊपर रख देते हैं, जितनी देर तक सब्जी की तैयारी करें। लक्ष्मी जी, आप बताइए कि हम अमरूद से सब्जी कैसे बनाएंगे। अमरूद को लेंगे, इसकी कटिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी, साइड से काटते जाएंगे, इसके बीज बाहर करते जाएंगे, ऐसे सारे अमरूद के। और इसके लिए हम कैसे अमरूद का इस्तेमाल करते हैं सब्जी के लिए? न टाइट होना चाहिए न नरम होना चाहिए, मीडियम साइज के अमरूद होना चाहिए। लक्ष्मी जी, आपने सब्जी के लिए अमरूद भी काट लिए, यहाँ पर टमाटर थे वो भी काट लिए, प्याज हमारे पास पहले से कटी हुई रखी थी, और ये धनिया भी आपने काट लिया। जी, अब बताइए कि अब हम क्या करेंगे। अब पैन चढ़ाएंगे, ऑयल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद में जीरा डालेंगे, राई डालेंगे, हींग डालेंगे, बाद में प्याज डालेंगे। जी, जो हमने पहले से काट के रखे हैं प्याज डालेंगे। इसको नेड़े होते के लिए डालेंगे, हिलाएंगे। हरी मिर्ची डालेंगे, ये आप मुझे दे दीजिए। टमाटर डालेंगे, अब हमने इसके अंदर जैसे प्याज डाल दी, हरी मिर्च डाली और टमाटर डाला है, और हल्दी डालें। अब क्या डालेंगे? नमक डालेंगे, धनिया डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर। ये मसाला भुन गया है, अब अपन अमरूद डालेंगे इसमें। अच्छा, इसमें हम नींबू कब डालेंगे? नींबू थोड़ा पकने के बाद में, अगर पहले डाल देंगे तो फिर अमरूद पकेगा नहीं। थोड़ा पानी डालना पड़ेगा इसमें, 1 कप जितना, और चीनी भी बाद में डालेंगे जब ये पक जाएगी सब्जी। हमने इसमें सारे मसाले डाल दिए। जी, अब बताइए, अब हम इसे और कितनी देर तक ऐसे ही पकाएंगे? 15 मिनट तक तो पकाएंगे जी, जितनी देर तक ढक्कन लगा देते हैं। जी, और ढककर पकानी है? ढक के पकाना है।
लक्ष्मी जी, आपने कहा था कि 15 मिनट तक हमें ये सब्जी ऐसे ही बनानी है, तो 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए अब सब्जी बनी है या नहीं। इसमें अब अपन को नींबू डालना है, धनी पत्ती डालेंगे, थोड़ी शक्कर डालेंगे। शक्कर हम कितनी डालेंगे इसमें? स्वाद के अनुसार। ये सब्जी तैयार हो गई है। वाह, सब्जी में खुशबू तो अच्छी आ रही है। टेस्ट करके देखिए कैसी सब्जी बनी। बिल्कुल, आपने बनाई है अमरूद की सब्जी, और ये मैंने पहली बार ऐसी सब्जी बनानी सीखी है, और मैं अब टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कि कैसी बनी है। खट्टी मीठी सब्जी है और बहुत अच्छी बनी है। चलिए सब्जी को रखते हैं यहाँ और अब जूस बनाते हैं। लक्ष्मी जी, अब बताइए अब हम इस पेस्ट का क्या करेंगे? इसको चलनी लेके भगोनी के अंदर डालें। तो ये इतना गाढ़ा है, ये ऐसे छन जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो आप इसलिए छान रही है इसमें क्योंकि ये जो बीज इसमें रह गए थे कुछ कुछ। हाँ, वो इसी चलनी में रह जाएगा। गिलास लेंगे, 3 चम्मच अमरूद का पेस्ट डालेंगे, ठंडा पानी डालें। क्या इसमें हमें और कुछ भी मिलाना है? नींबू डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। ये अपना जूस तैयार। टेस्ट कीजिए। जूस भी आपने बहुत अच्छा बनाया है, और कहना पड़ेगा कि कृषि विज्ञान केंद्र ने आपको अच्छी ट्रेनिंग दी है। आज आपने हमें इतना समय दिया, आपने हमें अमरूद का जूस कैसे बनाया जाता है ये सिखाया, और साथ ही अमरूद की इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनानी सिखाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जो रेसिपीज, जो पकवान हमें बनाने सिखाए हैं, उन्हें देखकर और भी लोग इन्हें बनाएंगे और इनका आनंद लेंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। बागबान की रसोई में आज हमने जाना कि अमरूद से व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। चलिए अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज मैं हूँ राजस्थान के बूंदी शहर में। बूंदी शहर जो राजस्थान के इतिहास में अपनी लोक कला, परंपरा और संस्कृति की वजह से एक अलग स्थान रखता है। आइए इस बूंदी शहर के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। जी
नमस्कार। जी नमस्कार। बागबान की रसोई में आपका स्वागत। आपका भी हमारे बूंदी में स्वागत है। मैं बूंदी के बारे में आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। बूंदी मेरी मातृभूमि है, जरूर जरूर आपको सारी बातें बताएंगे। जी बिराजिए। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम राजकुमार ददीज है। तो बूंदी शहर के बारे में हमें बताइए। 780 साल पुराना मेरा बूंदी शहर है। राव देवा ने 1241 ईस्वी में 24 जून को इसकी स्थापना की थी। बूंदी का जो इतिहास रहा वो समृद्धशाली रहा। यहाँ की चित्रकला, यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ की बावड़ियाँ, यहाँ के कुंड, यहाँ की छतरियाँ, यहाँ का पांडित्य और यहाँ का चावल पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है। बासमती चावल बूंदी का। मेरे यहाँ क्या है कि लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, चंदा मामा दूर के, बड़े पकाओ बूर के, ये लोरी नहीं सुनाई जाती मेरे यहाँ। मेरे यहाँ लोरी सुनाई जाती है, इलान देनी अपनी हालरिया हुलराए, पूत सिखावे पालनूर मरहन बढ़ाई माए। महाकवि सुरन मिश्र ने 1857 की क्रांति में यह गीत गाया और वीर सत से ही लिखी उसने। और वो माता पालने में झूला झूलते हुए बच्चे से कहती है कि बेटा धरती को मत देना अपनी को, अपनी मातृभूमि की रक्षा के खातिर भले सिर कटा। यह मेरी धरती है। आजादी की लड़ाई में भी मैं महत्वपूर्ण योगदान रहा है बूंदी का। जी। और जैसे भरतपुर का तेगा, सिरोही की तलवार, ऐसे बूंदी ने भी अपना ये जो कटार है इसको हथियार बनाया। जी। ये जिरब अख्तर को भेदने की ताकत रखती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बूंदी शहर को केवल नारियों ने इसका निर्माण किया। और एक नारी तो ऐसी एस्टीम निकली कि चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दी वो शैतान। ऐसे एस्टीम नारी थी वह। उसने मतलब नारी का वैभव था, जो गौरव था, नारी शक्ति आंदोलन की बातें जो चल रही है वर्तमान में, उसका तो बहुत पुराना साक्षी रहा है मेरा बूंदी। बूंदी के जितने भी मोन्यूमेंट्स है वो सब नारियों ने उसका निर्माण किया। बूंदी का लाल पत्थर है, बूंदी का चूड़ा उद्योग है, लाख का चूड़ा बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ। बूंदी की फूंदी, महिलाएं जो अपने चोटी में जो लगाती है, बूंदी की फूंदी। और यहाँ का जो पटुआ कला है वो भी बड़ी प्रसिद्ध। राजस्थान में करीब 45 प्रकार की पगड़ियां बांधी जाती है, साफे पगड़ियां, लेकिन बूंदी की अलग पगड़ी है और उसको खगदार बांधा जाता है। मतलब यहाँ जो जैसे खग है ऐसे घोंसला बना लेता है एक कबूतर या कोई भी चिड़िया, इस प्रकार यहाँ की एक अलग स्टाइल है। ये इस स्टाइल के अलावा हिंदुस्तान में ये पगड़ी कहीं नहीं बांधी जाती। मेरे यहाँ की नारंगी, मेरे यहाँ का नींबू देश के लाल किले से पुरस्कृत हुआ और मैं प्रथम आया वहां पर। और सबसे बड़ी बात है, हर जगह जैसे मैं फल में भी मेरा नाम है और बूंदी की रानी मेवा पूरे देश में बूंदी की रेनी के नाम से मिलता है। और छोटी निमोली की तरह, नीम की निमोली की तरह फल आता है और बरसात की बूंदें डालते ही और वह फल समाप्त हो जाता है, गर्मी में आएगा। और केवल बूंदी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में बिकता है। आज भी बहुत सारे पेड़ हैं और वह आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी उस फल का बड़ा महत्व है। यहाँ पर जैसे कि मैंने देखा कि अमरूद के बहुत से बाग हैं, तो कुछ उस बारे में भी बताइए। देखो, अमरूद यहाँ का मिठास वाला अमरूद है। पूरे राजस्थान में लोग अमरूदों के जो इन्होंने बाग लगाए हैं, उसमें पहले तो गांव में रेवड़ियां होती थी, उस रेवड़ियों का खाद हम उसमें देते थे तो उसकी मिठास अलग थी, उसकी तासीर अलग थी। अब थोड़ा अंतर आया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो अभी भी खेत वाले हैं वो पुरानी उस पद्धति से ही उस खेती को कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि दान करने की भी परंपरा रही है। अमरूद को बहुत सारे जो त्योहार आते हैं, संक्रांति आती है और जो है, तो उसके दृष्टिकोण से भी बहुत से लोग भोजन करने के बाद में अमरूद खाते हैं। रात को खाने का हमारे यहाँ मतलब ये प्रचलन है, जबकि लोग ये समझते हैं कि रात में ठंडक करता है। हमारे यहाँ उसको एक अंगीरे में अपने कंडे में जलाकर और उसके अंदर वो अमरूद रख देते हैं और फिर उसके बाद में जो पकता है उसको जो खाने से जुकाम मिटने का जो काम है वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उसको उपचार के रूप में लेते हैं। उस वक्त में जब लोग खेती करते थे तो क्या खेती करते वक्त किसी तरह के लोकगीत भी गाए जाते थे जिनसे हमें बूंदी की खुशबू आए? देखो, बूंदी में क्या है कि डिंगल भाषा का प्रयोग था, हाड़ौती भाषा। बाद में उसको हाड़ौती भाषा दिया गया क्योंकि हाड़ाओं द्वारा जो बोली गई। वैसे तो मूल रूप से तो डिंगल है, डिंगल और पिंगल दो भाषाएं थी, लेकिन बूंदी की भाषा डिंगल थी और डिंगल में सारा साहित्य भी लिखा गया। लेकिन बूंदी में इसके अलावा जो यहाँ की जो लोकल परंपराओं में था, यहाँ के जो लोकगीत थे, तो अलगोजा वादन का काम था। एक बांसुरी की तरह, बांसुरी अलग है, एक पोला बांस और उस पोले बांस में अलगोजा वादन का काम होता था। तो खेतों में भी लोग चले जाते, लेकिन जब वह खासकर जब बरसात आने लगती तो वह गीत गाते।
अरे भाई लाओ आपण तो माळ मही चाला रे, अरे भाई लाओ आओ आओ आपण तो माळ मही माळ यानी खेत, उनका तो खेत है, उसको माळ बोलते हैं वो जी। तो माळ मही चाला रे, अरे इंदर राजो बरसण लाग्यो हळ संभाळा रे, अरे भाई ला आपण तो माळ मही चाला रे। अब ऐसे वो सब लोगों को आवाज देते, अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को, ताकि वो सब परिवार वाले चले, वो एक साथ जुलूस बनाते हुए जाते। लेकिन उसके साथ साथ में जो उनका सारथी है, उस खेती करने वाला, तो उसको भी आवाज लगाते कि चाल मारा धोलिया, चाल मारा कालिया। वो जो बेलों का नाम उसने, किसी का नाम धोलिया है, किसी कोई काला रंग का है, कोई सफेद रंग का है, तो चाल मारा धोलिया, चाल मारा कालिया। तो इस प्रकार उनको साथ में ले जाते उन बेलों की जोड़ी से, और उस बैलगाड़ी में जोतते हुए और हलों को फिर उसमें चलाते, और वो फिर जो आनंद लेते और वहीं रोटी लेकर जाते और वहीं खाते, खेत पे टापरी बना लेते और उसकी रुखवाली करते। राजकुमार जी, आपने हमें समय दिया और बूंदी की ऐतिहासिकता के बारे में, इसकी प्राचीनता के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बागबान की रसोई में आज हमने जाना बूंदी की ऐतिहासिकता, यहाँ की कला और संस्कृति के बारे में। साथ ही हमने जानकारी ली अमरूद की बागवानी के बारे में, और ये भी जाना कि अमरूद से कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा ये सफर आपको बेहद पसंद आ रहा होगा, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये सफर यूं ही जारी रहेगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में एक नई जगह, नई फसल और एक नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।